कर रहा हूँ बस लाइव जाने का। नमस्कार, माय उपचार में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ डॉक्टर पमित शर्मा हैं। ये अंतारा सीनियर लिविंग केयर में एक स्पेशलिस्ट फिजियोथेरेपी स्पेशलिस्ट हैं और आज हम इनसे बात करेंगे कि फिजियोथेरेपी का कोरोना से रिकवरी में क्या रोल रहता है, उसके दौरान और उसके बाद। सो वेलकम डॉक्टर शर्मा, नमस्कार, माय उपचार में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। डॉक्टर शर्मा, शुरू करने से पहले कुछ अपने बारे में थोड़ा हमारे ऑडियंस को बताइए ताकि उनके पास आपके बारे में कुछ बैकग्राउंड हो। जी सर, मेरा नाम जैसे अमित शर्मा और मैं फिजियोथेरेपी टीम लीडर हूँ अंतारा में, जो बेसिकली सीनियर केयर के लिए हमारा डेडिकेटेड है। और हमारी जो भी फिजियोथेरेपी और या अदर सर्विसेज भी हमारे यहाँ से प्रोवाइड की जाती हैं। तो अभी जैसा कि कोविड के चलते हुए हम जो सर्विस दे रहे हैं उसमें रिमोट मॉनिटरिंग प्रोग्राम भी हैं और पोस्ट कोविड सर्विसेज भी हैं। तो उसके लिए मैं पर्टिकुलरली वर्क कर रहा हूँ, हमारी पूरी टीम कर रही है। तो ये हमारा जो आज का है वो उसी से रिलेटेड है, सेशन जो होगा। ठीक है डॉक्टर शर्मा, चलिए तो अपनी कोविड के बारे में बातचीत शुरू करते हैं। सो जी सर। पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड। कोरोना अब एक साल से ऊपर हो गया इस महामारी को फैले हुए, लेकिन इस बारे में काफी जानकारी अब हासिल है और उससे ज्यादा शायद गलत जानकारियां फैली हुई हैं। तो सबसे पहले हमें ये बताइए कि कोविड-19 का शरीर पर क्या असर होता है? सर, कोविड-19 जो है, जैसा अगर हम देखें तो कोविड-19 हमारे पूरे शरीर पर कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, या कह लेंगे पल्मोनरी सिस्टम, उस पे ज्यादा अफेक्ट कर रहा है। जिसमें जैसे पहले अगर हम अपर रेस्पिरेटरी से शुरू होता है, उसके बाद वो लोअर रेस्पिरेटरी यानी लंग्स में जाता है, जो बहुत सीवियरली लंग्स को खराब करता है या डैमेज करता है, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है, या जैसे होता है कि थकान जल्दी होना, बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं। उसके अलावा इसका असर हमारे मस्कुलोस्केलेटल यानी हमारे बोन्स, लाइक जॉइंट्स, मसल्स, इन पे भी बहुत असर देखने को मिलता है। उसके अलावा कुछ लोग साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट होते हैं, जैसे एंजाइटी होती है उनमें। तो ये सब चीजें हमारे शरीर को, मतलब कोरोना जो है कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा है हर सिस्टम पे। तो इसमें अब फिजियोथेरेपी, तो हमें पता है कि बहुत सारी दवाइयों के बारे में बातें फैल गई कि भाई आप इसमें आइवरमेक्टिन, रेमडेसिविर, टॉसिलजुमैब, ये वो दुनिया जहान की दवाइयां जिनका चाहे कोई असर होना हो, बट सबने इस्तेमाल करना जरूर शुरू कर दिया। ठीक है। जी और इस सब के दौरान थोड़ा बहुत कभी फिजियोथेरेपी के बारे में, क्योंकि इतना इसका फिजिकल इम्पैक्ट होता है शरीर पे, फिजियोथेरेपी के बारे में कभी ज्यादा कुछ सुनने में नहीं आता। तो क्या फिजियोथेरेपी का भी जी कोई रोल है कोविड से रिकवरी में, एक मरीज जिसको जी जो भी कोविड पॉजिटिव है उसके लिए? जी सर, बहुत अच्छा रोल है, मैं ये बोलूंगा। और बहुत हद तक ये हेल्प करता है कोविड रिकवरी में। जैसे अगर हम बात करें कि जिनको माइल्ड सिम्टम्स हैं, या जो बहुत एसिम्टोमेटिक टाइप पेशेंट्स होते हैं, जिनको बस जिनका सांस लेने में थोड़ी बहुत तकलीफ है, या सेचुरेशन उनका 95 से अबव होगा, तो उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है अगर वो कुछ एक्सरसाइजेस या जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हम कराते हैं उसको, या वो खुद करते हैं। तो वो काफी हेल्प करता है उनका सेचुरेशन मेंटेन करने में। और क्या होता है कि घर पर रहते हैं और जिसकी वजह से लाइक आइसोलेटेड रहते हैं लोग, उसकी वजह से क्या होता है, साइकोलॉजिकली भी बहुत एंजाइटी रहती है कि अब क्या होगा, आगे क्या होगा। क्योंकि जो सिम्टम्स हैं वो 4-5 दिन में स्टार्ट होते हैं, जब आपको फर्स्ट टाइम जो सिम्टम्स अपीयर होते हैं उसके बाद। तो उस ड्यूरेशन में बहुत लोग वो रहते हैं, पैनिक रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं कि अब हमारे आगे क्या होगा, कैसे होगा, हम कैसे करेंगे। तो फिजियोथेरेपी जो हेल्प करेगा, आप अगर एक्सरसाइज नॉर्मल भी करते हैं तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, आपकी मसल्स को अच्छा रखने में हेल्प करता है, एंड जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको भी प्रिवेंट करता है फर्दर डैमेज होने से।
सो किस किस तरह से, क्या किस किस्म की एक्सरसाइजेस की जा सकती हैं ऑक्सीजन लेवल को इम्प्रूव रखने के लिए या रेस्पिरेटरी सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए? जी सर, इसमें जो ऑक्सीजन सैचुरेशन कह लीजिए या जो ब्रेथलेसनेस बोलते हैं, उस चीज को इम्प्रूव करने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत हेल्पफुल होती हैं इसमें। जैसे डीप ब्रीदिंग बोलते हैं हम उनको, वो बहुत टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेस होती हैं जो हेल्प करती हैं आपकी ब्रीदिंग को इम्प्रूव करने में और एसपीओ2 को मेंटेन रखने में बॉडी में। तो जी। कुछ एक्सरसाइजेस का एग्जांपल दे सकेंगे अभी कि वो साथ में ही हाँ, करनी पड़ती हैं? ज्यादातर सर क्या होता है कि जो भी एक लाइक प्रोग्राम हम क्रिएट करते हैं डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी ऑफ कंडीशन या पेशेंट की टॉलरेंस को भी देखते हैं, जिनको कोविड हुआ है कि वो कितना कर पा रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग हमारी जो एक्सरसाइजेस प्रोग्राम होते हैं वो डिजाइन किया जाता है। स्टिल हम कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कराते हैं, जैसे पर्स लिप ब्रीदिंग होता है, ठीक है, और एक चेस्ट एक्सपेंशन एक्सरसाइजेस जिसे बोलते हैं हम, और डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग होता है। ये सब बहुत सारी एक्सरसाइजेस के पार्ट्स हैं या टाइप्स हैं जो हेल्प करते हैं इन सब चीजों में। ओके। सो अगर कोई एसिम्टोमेटिक है, यानी किसी को लक्षण नहीं है कोविड के, पर वो कोविड पॉजिटिव है, या कोई जी। माइल्ड केस है किसी का, तो उसमें जी। स्पेसिफिकली क्या रोल रहता है फिजियोथेरेपी का? अ, सर देखिए, जो माइल्ड केसेस होते हैं, लाइक जिनका सेचुरेशन 95 से अबव है या 95 तक है, उन केसेस में क्या होता है, पोस्ट कोविड जो वीकनेस होती है या कोई थकान जैसे होता है, फटीग जिनको जल्दी आता है, उनकी एक्सरसाइज करने से क्या होगा कि जो आपकी ब्लड का सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होगा, जो ऑक्सीजन को कैरी करता है हमारे डिफरेंट पार्ट्स में, लाइक ऑर्गन्स में, मसल्स में। तो उन चीजों में ये हेल्प करता है, और उसकी वजह से क्या होता है, जो आप जब बेटर हो जाएंगे या जब आप आइसोलेशन से बाहर जाएंगे, तो आपको कॉम्प्लिकेशन ज्यादा नहीं फेस करनी पड़ेगी, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं या एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज का आप प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। ठीक है। और अगर मान लीजिए किसी को मॉडरेट केस हो गया, तो क्या उसका रोल फर्क होता है फिजियोथेरेपी का? हाँ सर, उसमें थोड़ा सा ये होता है कि एक्सरसाइजेस थोड़ी सी इंटेंस हो जाती हैं डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। अगर उनका सेचुरेशन 90 के आसपास रहता है, तो उनमें थोड़ा सा हम चेस्ट फिजियोथेरेपी जिसे बोलते हैं बेसिकली। और उन केसेस में क्या होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा इंटेंस एक्सरसाइजेस कराते हैं सो दैट वो अपने जो रिकवरी फेज है उनका वो थोड़ा अच्छा हो जाए, और जो कॉम्प्लिकेशन है वो थोड़ी कम हो जाए। जैसे ब्रेथलेसनेस हो गया, उनमें ज्यादातर केसेस में देखने को मिलता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होता है, तो उनको हेल्प करता है ये इस केस में। ठीक है। और अगर सिवियर केस हो तो? पर सीवियर केसेस तो लाइक ज्यादातर जो होंगे, अगर हो सकता है वो हॉस्पिटलाइज हो, ठीक है, जिनका सेचुरेशन बहुत ही लो जा रहा हो, तो वो वेंटिलेटर पर हो सकते हैं या आईसीयू में भी ऑक्सीजन उस पर हो सकते हैं। तो उन केसेस में अगर फिजिकल विजिट हो, जैसे चेस्ट फिजियोथेरेपी बेसिकली होता है, उसके कई सारे टाइप्स होते हैं एक्सरसाइज के, जैसे परकशन होता है चेस्ट का, जिसमें जाके फिजिकली हमारा फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं वो उसमें फिजिकली जाकर कराते हैं। तो वो उनमें हेल्प करता है कि उनका जल्दी से जल्दी लंग्स की जो इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि क्या होता है कि लंग्स ज्यादा अफेक्ट हो जाते हैं सीवियर केसेस में। ओके। लंग्स जैसे ही अंदर जाएंगे, जो एल्विलाई बोलते हैं जिसको, ठीक है, तो लंग्स एल्विलाई एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो ज्यादा आती है लेकिन ऑक्सीजन कम रहता है, जिसकी वजह से पूरे ब्लड में जो है लाइक आपकी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से और ज्यादा वीकनेस या ज्यादा मसल्स में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो उस केस में फिजिकल विजिट जब होती है, तो फिजियोथेरेपिस्ट जाकर के, चेस्ट वाइब्रेटर होता है जो हम यूज करते हैं, परकशन होता है, उसके अलावा जो लिम्ब एक्सरसाइजेज होती हैं वो होती हैं, ये सब हेल्प करता है हमारे सीवियर केस। ठीक है। सो डॉक्टर शर्मा, कुछ ऑडियंस क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, तो जी कुछ वो भी ले सकते हैं। बिल्कुल अ, बिल्कुल। तो तो एक आदित्य सिंह है, वो पूछ रहे हैं कि मुझे लंग्स के लिए दो तीन बेस्ट एक्सरसाइजेस बताइए। देखिए, अगर सिम्टम्स लाइक बहुत माइल्ड सिम्टम्स हैं या जिनको ज्यादा अफेक्ट नहीं किया है, तो उनके लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती हैं। जैसे हम बैठे हुए हैं, ठीक है, सबसे पहले आप रिलैक्स पोजीशन में बैठेंगे, उसके बाद आप इनहेल करते हैं नोज से,
ठीक है, काउंट कर सकते हैं जैसे 1 2 3 काउंट करके। तो जितना लंबा और गहरा सांस लेंगे उतना अच्छा है। जैसे मैं भी आपको डिमॉन्स्ट्रेट कर देता हूँ एक एक्सरसाइज। जी बिल्कुल। देन आउट करके, लाइक जैसे विसल ब्लो करते हैं वैसे ही आपको इस तरीके की एक्सरसाइज कर सकते हैं। दूसरा होता है कोस्टल ब्रीदिंग होता है, जो हमारा होता है, ये आप अपने टिप्स जो होते हैं फिंगर्स के, इनको यहाँ एक आप गैप फील करेंगे, ग्लो कॉलर बोन, ठीक है। सेम वैसे ही सांस लेना है। जब सांस ले लेंगे ऐसे लंबा, तो थोड़ा सा इसको प्रेस करेंगे, देन एक्सहेल करेंगे। हम्म। इस तरीके से एक होता है आपका डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। ये बहुत जरूरी हो जाता है कि डायफ्राम जो है हमारी रेस्पिरेटरी मसल होती है और वो ज्यादातर केसेस में वीक हो जाती है। तो उसमें क्या है, आप अपने हाथ ऐसे टमी के ऊपर रखेंगे, ठीक है। उसके अलावा आप ब्रीदिंग करेंगे नोज से, देन इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे, देन एक्सहेल करेंगे। ये जो एक्सरसाइजेज होती हैं इनका ये है कि आप एक रिपीटेशन सेट रखो। लाइक आप अगर 10 टाइम्स रिपीट कर रहे हैं तो उसको 1 2 दिन 10 टाइम्स ही रिपीट करें। एक साथ आप ये ना सोचें कि मैं ज्यादा से ज्यादा करूंगा तो मुझे जल्दी इसमें जो है अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। अगर आप लिमिट से बाहर करेंगे तो हो सकता है फटीग बढ़ेगा, आपको आपको थकान ज्यादा हो सकती है और नेक्स्ट डे आप हम्म। जब करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जरूरी है किसी की गाइडेंस में करें। और अगर आपके कांटेक्ट में हैं या आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ से भी मॉनिटरिंग प्रोग्राम होता है, तो उसके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं, सो दैट आपको एक अंडर गाइडेंस जब आप करेंगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा इसका। ठीक है। सो जी प्रतिभा तालुकदार पूछ रही हैं कि जी फिजियोथेरेपी से लंग कंडीशन कैसे इंप्रूव की जा सकती है। सो एक काइंड ऑफ सिमिलर सवाल है, बट इसमें मैं ये जी जानना चाहूंगा, मान लीजिए किसी को कोविड नहीं है, मान लीजिए मैं भी जी घर पे हूँ, सेफ हूँ, और मैं कुछ एक्सरसाइज जी करना चाहता हूँ कि मेरी लंग्स की जो कैपेसिटी, लंग कैपेसिटी है, लंग स्ट्रेंथ है, लंग कंडीशन है, वो इम्प्रूव हो, जी तो उसके लिए क्या कर राइट। सकते हैं? देखिए जैसा आपने बताया कि जिनको सिम्टम्स नहीं है, मतलब माइल्ड सिम्टम्स हैं या जिनको इतना प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए क्या है, जब आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं या चेस्ट और भी एक्सरसाइज होती हैं लिम्ब एक्सरसाइज, मतलब आपको अपने शोल्डर्स को मूव करना है, आपको मसल गेन के लिए स्ट्रेंथनिंग के लिए करना है, लंग्स के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज, तो क्या करते हैं ये मसल्स को एक तरह से स्ट्रेंथनिंग कराते हैं, सो दैट ज्यादा से ज्यादा आप एयर को इनटेक कर सकें अपने लंग्स में। हम्म। और जब लंग्स में आप इनटेक ज्यादा लेंगे एयर का, तो ऑक्सीजन का जो एक SpO2 जो लेवल होता है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि जब एक्सचेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एल्विलाई लेवल पर, वो ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसके थ्रू आप पूरी बॉडी में आपकी जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो बढ़ जाएगी और SpO2 आपका बढ़ जाएगा। जिन केसेस में सीवियर होता है, सीवियर कोविड होता है, लाइक जो बहुत ज्यादा अच्छे जिनमें सिम्टम्स मिलते हैं, स्पेशली आप देखेंगे डॉक्टर सजेस्ट करते हैं CT स्कैन कराइए, तो उसमें मिलता है कि उनका जो लंग्स है वो एक साइड में ये ज्यादा अफेक्ट हो गया है या दोनों साइड में अफेक्टेड है। उसमें सिक्रीशंस भी बन जाते हैं कई बार, लाइक एक तरह से कह लीजिए कि कुछ जहाँ पे सिक्रीशन बनने से क्या होता है, जो एयर का इनटेक है या जो भी एयरवे है वो ब्लॉक हो जाता है। तो जब आप हम्म। चेस्ट फिजियोथेरेपी कराते हैं, स्पेशली फिजिकल विजिट करा करके, तो वो सिक्रीशंस को लूज करता है। लूज करने से क्या होता है, वो सिक्रीशंस बाहर आते हैं और आपकी एयरवे जो है वो अच्छा क्लियर हो जाता है और आप ज्यादा से ज्यादा एयर कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। आप प्रोन पोजिशनिंग आपने भी सुना होगा शायद, प्रोन पोजिशनिंग जो बिल्कुल। बहुत हेल्पफुल रहता है इन कंडीशंस में। उसके अलावा पोस्चरल ड्रेनेज टेक्निक्स हैं जिसमें हम पर हमारी पेशेंट की हमारी पर्टिकुलर डॉक्टर पोजीशन। शर्मा, डॉक्टर शर्मा एक बार हमारी जी ऑडियंस, सॉरी आपको इंटरप्ट किया मैंने, लेकिन हमारी ऑडियंस के बारे में बताएंगे प्रोनिंग क्या होती है, प्रोन पोजीशन क्या होती है? जी सर, प्रोनिंग एक पोजीशन होती है जहां पर हम पेशेंट को या जो भी जिनको मॉडरेट भी है या सीवियर है उनको हम उल्टा लिटाते हैं। उसमें पर्टिकुलर पोजीशनिंग होती है, जैसे आप एक कुशन रखते हैं या पिलो रखते हैं चेस्ट के यहाँ पर, एक आप टमी से थोड़ा नीचे रखते हैं, एक आप लेग्स के नीचे रखते हैं। तो उसमें वो कंफर्टेबल होना चाहिए। उसके जब वो ऐसा होता है तो लंग्स की जो कैपेसिटी है, लंग्स की जो एक्सपेंशन है, सॉरी, लंग्स एक्सपेंशन थोड़ा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एयर की जो
लाइक एयर की जो वॉल्यूम है वो ज्यादा से ज्यादा हमारे लंग्स में जाती है, और वो ऐसे SpO2 को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है सर। अच्छा, ठीक है, और सॉरी, तो आप जी, और बता रहे थे और क्या किया जा सकता है प्रोनिंग के अलावा? हाँ, और प्रोनिंग के अलावा पोस्टरल ड्रेनेज टेक्निक्स होती हैं, जिसमें हम पोजीशन को, जैसे प्रोनिंग भी एक उसमें से एक है। उसके अलावा आप पोजीशन, जैसे अगर मान लीजिए अपर लोब या अपर पार्ट ऑफ लंग्स में आपके वो है सिक्रीशंस है, तो उसको ऐसे पर्टिकुलरली पोजीशन कर देते हैं पेशेंट को, सो दैट सिक्रीशन और थोड़ा सा आउट होने में हेल्प करे। उसके साथ साथ फिजिकल विजिट जो होती है, मैंने बताया, तो उसमें स्पेशलिस्ट जो होते हैं या थेरेपिस्ट जो होते हैं, वो पर्टिकुलरली चेस्ट परकशन, वाइब्रेशन, इस तरह की टेक्निक का यूज करते हैं, जो सिक्रीशंस को आउट करने में हेल्प करता है, जिससे SpO2 और बाकी चीजों में भी हेल्प मिलती है सर। ओके, ठीक है। सो चलिए, तो है कुछ ऑडियंस क्वेश्चंस, कुछ जी, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस जो बार बार आ रहे हैं, वो मैं एक दो लेना चाहूंगा। सो बिल्कुल। जो कोविड के जो पेशेंट्स होते हैं, उन्हें ऑक्सीजन लेवल कम होने के अलावा ब्रेथलेसनेस बहुत फील होती है, यानी सांस पूरी तरह से जी, नहीं आता है, सांस ठीक से नहीं ले पाते हैं। तो ऐसे हम्म, में क्या किया जा सकता है? वो उन लोग की कंडीशन कैसे इंप्रूव की जा सकती है फिजियोथेरेपी से? सर इसमें एक ब्रीथ कंट्रोल टेक्निक्स होती हैं, जिसमें हम पेशेंट को पर्टिकुलरली पोजीशन, जैसे टेक्निक सिखाते हैं कि आप थोड़ा सांस लेंगे, थोड़ी देर होल्ड कीजिए, देन रिलैक्स कीजिए, ये आप कर डॉक्टर साहब, सकते ये हैं। उसके टेक्निक्स अलावा आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं? हमारे ऑडियंस हाँ जी बार बार सर, पूछ रही जैसे है, जो आप टेक्निक्स बता रहे हैं ये है तो बहुत बढ़िया, जी, लेकिन अगर यदि किसी को पता नहीं है तो उन्हें उतना समझ नहीं आएगा जब तक आप थोड़ा डेमोन्स्ट्रेट करके नहीं देंगे। ओके, जी, जी। तो इसमें ये होता है, एक्टिव ब्रीदिंग टेक्निक्स बोलते हैं हम इनको। तो पेशेंट को पर्टिकुलरली सांस लेने के लिए बोलते हैं, और थोड़ा सा होल्ड करेंगे, जैसे 2 सेकंड आपने होल्ड किया, उसके बाद एक्सहेल करेंगे, ठीक है। उसके अलावा रिलैक्सेशन पोजीशंस होती हैं, जैसे पर्टिकुलरली आप अगर आप खड़े हुए हैं, आपको लग रहा है कि आपकी सांस उखड़ रही है, या आपको लग रहा है कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो वॉल का सपोर्ट आप ले सकते हैं इजीली। वहीं पे जहाँ पे हैं आप अपनी बैक सपोर्ट लेकर के रिलैक्स हो जाएंगे। या आप अगर चेयर पर हैं तो आप एक टेबल पर कुशन रखेंगे या एक वो रखेंगे, उस पे ऐसे करके आराम से रिलैक्स हो जाएंगे। ये हमारी कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं जो इसको इम्प्रूव करने में हेल्प करती हैं। इवन फटीग जो होता है, जो मतलब आप जैसे मान लीजिए जो काम पहले इजीली कर पा रहे थे, मैं अगर वॉक की बात करूं, आप वॉक करते आप वॉक कर रहे थे 5 मिनट, 5 मिनट में आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा मुझे अब दिक्कत हो रही है, फटीग हो जाता है, तो हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। लाइक आप 2 से 3 मिनट वॉक करेंगे, जब आपको लग रहा है कि आप थक रहे हैं, या इससे ज्यादा आपको करेंगे तो आप बहुत ज्यादा मतलब ऐसा होगा कि आप आगे कर ही नहीं पाएंगे, तो उसको ब्रेक कर सकते हैं आप। 2 से 3 मिनट के बाद एक 5 से 10 सेकंड का आप ब्रेक लेंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करेंगे, देन आगे आप वॉक स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो आपका जो फटीक टाइम है वो थोड़ा कम हो जाएगा। ओके, ग्रेट, थैंक यू फॉर जी, दैट। जी, अच्छा, तो अभी तक तो हमने सब बात करी कि कोविड के दौरान कैसे फिजियोथेरेपी मदद कर सकती है किसी पेशेंट की। कुछ जी, सवाल इस पे भी आ रहे हैं कि मान लीजिए अब किसी को कोविड था, वो ठीक हो गए, लेकिन उसके बाद बहुत वीकनेस, थकान, कमजोरी, ब्रेथलेसनेस फिर भी रहती है उसके बाद भी, और कुछ जी, केसेस में तो काफी देर तक रहती है। तो जी। ऐसे में क्या फिजिकल एक्सरसाइजेस से हम अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ सकते हैं, या कैसे फिजियोथेरेपी बिल्कुल हमें सर, वापस? अच्छा, कैसे? बिल्कुल। जी, जो फिजियोथेरेपी जैसे आपने बताया, या बहुत लोगों का ये भी रहता है कि व्हाट आफ्टर कोविड नेगेटिव, जब आप नेगेटिव हो जाएंगे या हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएंगे, तो उस उसको कैसे आप नॉर्मल लाइफ में लेकर जाएंगे। तो इस केस में सर, जो जिनको माइल्ड सिम्टम्स हैं या जिनको मॉडरेट सिम्टम्स हैं, वो तो आप डेली डेली आप वो खुद ये एक्सरसाइजेस फॉलो करते हैं तो बेटर हो जाते हैं। बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनको आईसीयू वीकनेस बोलते हैं बेसिकली, जो आईसीयू में रहे हैं या वेंटिलेटर पर रहे हैं, उनकी वीकनेस बहुत लंबे समय तक चलती है। अगर 6 से 8 हफ्ते उनको लग जाएंगे अगर आप फिजियोथेरेपी कराते हैं, तो रिकवरी होने में फुल, जैसे वो पहले नॉर्मल थे। तो इसमें फिजिकल विजिट जो फिजियोथेरेपी करते हैं वो ज्यादा हेल्पफुल रहता है। सारी एक्सरसाइजेज आपको कराते हैं, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज होती हैं उसमें। ब्रीदिंग तो आप, जैसे मैंने बताया, ब्रीदिंग तो करनी ही है। उसके अलावा आप लिम्स की एक्सरसाइजेज, मान लीजिए पूरे वीकनेस हो रही है, उसके अलावा एंजाइटी होती है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया,
ये सब चीजें कराएंगे। जॉइंट का पेन होता है कुछ लोगों को, जैसे ज्यादा लंबे समय तक वो लेटे रहे, कमर में दर्द होता है। कुछ लोगों को नी जॉइंट होता है अगर एज ज्यादा है, शोल्डर पेन होता है। तो उन केसेस में मोबिलाइजेशन जो होती है फिजियोथेरेपी जो कराते हैं, जिससे रेंज ऑफ मोशन बढ़ पाए और थोड़ा स्ट्रेंथ बढ़ पाए, तो वो फिजिकल विजिट कराएंगे तो वो नॉर्मल की तरफ ज्यादा जल्दी रिकवरी करेंगे। अच्छा, तो अम, एक चीज वही, जैसे आपका जो प्राइमरीली काम रहता है वो थोड़ा सीनियर सिटीजन्स के साथ रहता है, बुजुर्गों के साथ जी रहता है जी, अंतारा जी सर। अंतारा में, राइट? तो क्या जी एल्डरली पेशेंट्स और थोड़े यंगर पेशेंट्स में फिजियोथेरेपी अलग तरीके से कराई जाती है या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस अलग तरीके से की जाती हैं? सर ये डिपेंड करता है पेशेंट टॉलरेंस। अच्छा। लाइक अगर हम आप एजेड की बात करते हैं या एल्डरली की बात करते हैं, तो उनकी जो टॉलरेंस पावर होगी वो थोड़ी अलग होगी। जो थोड़ा मिडिल एज है या यंगर एज वाले हैं, उनकी टॉलरेंस पावर अलग होगी। तो इस पे ये डिपेंड करता है हम उसको कैसे उनमें एक्सरसाइजेस प्रोटोकॉल जो है वो फॉलो कराते हैं। तो ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं बोलेंगे, बट हाँ पेशेंट टॉलरेंस या एज के अकॉर्डिंग जो जॉइंट्स हैं, मसल्स हैं, वो थोड़ा सा वीक हो जाती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही एक्सरसाइज प्रोटोकॉल डिजाइन किया जाता है। तो इसका मतलब कि अगर कोई कोविड पॉजिटिव है तो उसे अपने आप से एक्सरसाइजेस शुरू नहीं करनी चाहिए, उन्हें पहले एक डॉक्टर से, फिजियोथेरेपिस्ट से, एक एक्सपर्ट से जानना चाहिए कि उनके लिए क्या सही रहेगा। जी सर, इसमें ये है क्योंकि सब पर्सन टू पर्सन जो है सिम्टम्स, पर्सन टू पर्सन लोगों की जो एक टॉलरेंस पावर होती है, कैपेबिलिटीज होती हैं, वो थोड़ी अलग हो जाती हैं। तो अगर आप किसी की गाइडेंस में करेंगे, मान लीजिए आप किसी वीडियो को देख करके या किसी की सुन के आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, बट हो सकता है वो आपको सूट ना करें, आपको एग्रीवेट कर ले सिम्टम्स को। तो उस केस में आपको जरूरी है कि गाइडेंस लेकर ही आप ट्रीटमेंट मतलब अपनी जो भी एक्सरसाइजेज हैं या जो और अदर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं या जो टेक्निक्स हैं, वो आप गाइडेंस में करेंगे तो ज्यादा हेल्पफुल रहेगा वो आपके लिए। ठीक है। सो एक हमारे दर्शक हैं, वो पूछ रहे हैं कि क्या जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह, तो क्या हाँ जी, वो उनकी रिकवरी जल्दी होती है कंपेयर टू जो लोग नहीं करते हैं एक्सरसाइजेस? बिल्कुल सर। उसमें आपका ये होता है, अगर मान लीजिए आप मैं किसी को एक्सरसाइज करा रहा हूँ, कोई पेशेंट है, तो मेरा एक मॉनिटर प्रोग्राम रहेगा जिसमें मैं उनको मॉनिटर करूंगा हर स्टेज पर। अगर आज मैं उनका कोई टेस्ट करता हूँ, मान लीजिए जिनको चलने में, आप जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, फटीग होता है, थकान हो जाती है जल्दी, तो उस केस में आप देखेंगे कि 6 मिनट का एक टेस्ट हम यूज करते हैं, 6 मिनट वॉक टेस्ट बोलते हैं। अगर वो लग रहा है कि उनमें वो खुद से आप जैसे करते हैं तो फटीग हो रहा है, मैं उसको फर्स्ट डे करूंगा, देन मैं उसको आफ्टर ए वीक और 10 डेज में फिर उसको रिव्यू करूंगा। मैं देखूंगा कि ये पहले जैसे कर रहे थे, अब कैसा कर रहे हैं। तो एक जो सेट ऑफ पैरामीटर्स हैं जो हम बेसिकली मेजर करते हैं कि आज क्या स्टेटस है और आफ्टर ए वीक ऑफ फिजियोथेरेपी क्या स्टेटस रहेगा। तो जरूरी हो जाता है कि आप किसी के गाइडेंस में करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप खुद से वो चीज नहीं कर पाएंगे अच्छे से। ठीक है। सो हमारे एक और दर्शक पूछ रहे हैं कि कोविड के बाद अगर किसी को अस्थमा है या पहले से था और उनको कोविड हुआ फिर रिकवर करे, तो क्या उसके बाद भी अस्थमा से रिकवरी में फिजियोथेरेपी फायदेमंद रहती है? जी सर, बिल्कुल। और कार्डियोपल्मोनरी जो एक पूरा एक अपने आप में बहुत बड़ा वो है, इसमें आप अस्थमा ले लीजिए, सीओपीडी ले लीजिए, ये सब में फिजियोथेरेपी आपको हेल्प करता है। बस जो उसकी टेक्निक्स है या जो उसका वे ऑफ अप्रोच है, वो थोड़ा चेंज हो जाता है, बट यस इट इज वेरी हेल्पफुल। ठीक है। अच्छा, अनिर्बान पूछ रहे हैं कि क्या इसमें केवल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस ही हैं जो मदद करती है कि उसके अलावा भी कोई और फिजिकल एक्सरसाइजेस हैं जो हेल्प कर सकती हैं? सर ये मैंने बताया, जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, दिस इज द बेसिक एक्सरसाइजेज। जैसे जैसे आपका टॉलरेंस पावर, जैसे जैसे आपकी इंप्रूवमेंट बढ़ेगी, वैसे वैसे जो एक्सरसाइजेज हैं वो भी एडवांस होती चली जाती हैं सर। इसमें एक इंसेंटिव स्पायरोमीटर होता है जो हम यूज कराते हैं पेशेंट्स को, वो भी होता है। उसके अलावा आपके अपर लिम्ब की एक्सरसाइजेज होती हैं स्ट्रेंथनिंग और एंड्योरेंस के लिए। कार्डियक एंड्योरेंस के लिए अलग एक्सरसाइजेज होती हैं। अगर मान लीजिए कोई प्लेयर है या कोई ऐसा है जो जिसका ऑक्यूपेशन ऐसा है कि उसको अच्छा एंड्योरेंस, अच्छा स्ट्रेंथ चाहिए, तो उसका जो ट्रीटमेंट प्लान होगा या जो अप्रोच होगी वो थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी उसके अकॉर्डिंग, ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग।
ओके, ठीक है। जी। अच्छा, एक क्वेश्चन है, मैं ये इंग्लिश में ही पढ़ूंगा। सो हाउ टू वीन ऑफ ऑक्सीजन कंसंट्रेशन आफ्टर कोविड विद अ फिजियोथेरेपी सेशन। तो मान लीजिए, आई थिंक जो पूछ रहे हैं शायद वो कह रहे हैं कि अगर आपने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर या ऑक्सीजन थेरेपी पे आप रहे हैं तो जी। कैसे उससे फिजियोथेरेपी हटने में मदद करती है। सर, जैसे मैंने आपको बताया, जो SpO2 लेवल होता है, जो ऑक्सीजन लेवल होता है, जैसे जैसे हम्म, आपके लंग्स बेटर होते जाएंगे, तो जो अभी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कह लीजिए या कोई भी ऑक्सीजन जो हम आर्टिफिशियली या किसी को एक्सटर्नल दे रहे हैं, वो इसका मतलब ये है कि उनके लंग्स जो है उस चीज को एक्टिवली नहीं कर पा रहे हैं, खुद से ज्यादा एफर्ट डाल नहीं पा रहे हैं। ठीक है। जब आप फिजियोथेरेपी कराएंगे तो जो उनकी आसपास की मसल्स हैं या जो लंग्स की जो वॉल्यूम होती है एयर इनटेक करने की, वो धीरे धीरे बढ़ेगी। तो उसके बाद जो हम एक्सटर्नल दे रहे हैं वो चीजें अपने आप कम होती चली जाएंगी। इसका एक पूरा प्रोग्राम ये होता है कि आप टाइम टू टाइम उस चीज को मेजर करें। आपने जैसे अगर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर या ऑक्सीजन लगा रखा है, तो उसको बीच बीच में आप हटाकर, जैसे हम खुद भी जाते हैं फिजियोथेरेपी कराते हैं, तो उसमें हम उनको हटा करके एक्सरसाइज कराते हैं, देखते हैं कि उनका कितना टॉलरेंस है, वो कितनी देर तक इसके बिना रह पा रहे हैं। फिर धीरे धीरे, जैसे मैंने बताया, ऑब्जर्वेशन रखेंगे, उसके अलावा उसके साथ साथ ही आप एक्सरसाइज कराते जाएंगे। जैसे जैसे एक्सरसाइज की एडवांस होती जाएंगी, वैसे वैसे ही उनकी लंग्स की जो रिकवरी वो अच्छी होती जाएगी। आप वो धीरे धीरे आप अपना रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। सो डॉक्टर शर्मा, अभी तक हमने जाना कि जी। फिजियोथेरेपी से कोविड एक नॉर्मल इंसान भी अपनी लंग्स को स्ट्रेंथन कर सकता है, उसके लिए आपने हमें एक्सरसाइजेस बताई। फिजियोथेरेपी का रोल है, चाहे आप एसिम्प्टोमेटिक हो, माइल्ड हो, मॉडरेट हो या सीवियर केस हो, उसमें भी फिजियोथेरेपी का फायदा रहता है। वो आपको ब्रेथलेसनेस, फटीग, वीकनेस में इंप्रूव करने में मदद करता है, आपको ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने में मदद करता है, और जी सर। कोरोना से रिकवरी के बाद भी जो उसके बाद के सिम्टम्स होते हैं उनसे भी रिकवरी में मदद करता है। तो इसके अलावा कोई और जानकारी आप देना चाहेंगे ऑडियंस को फिजियोथेरेपी और कोरोना के बारे में। सर, फिजियोथेरेपी सिर्फ यहीं तक लिमिटेड नहीं है कि आपको कोरोना हुआ है उसके बाद ही कराना है। लाइक अगर कोई किसी को जॉइंट पेन है या किसी को वैसे भी पेन हो जाते हैं आजकल, जैसे बहुत सारी कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें वीकनेस बहुत ज्यादा रहती है, तो उस केसेस में आप फिजियोथेरेपी कराएंगे, मसल स्ट्रेंथनिंग करेंगे। और नॉट फिजियोथेरेपी, आप एक फिजिकल एक्टिविटीज जो कहते हैं हम, जो हम्म, नॉर्मल इंडिविजुअल भी है उसको भी एक फिजिकल एक्टिविटीज अपनी लाइफ में लाना चाहिए। लाइक आप 15 से 20 मिनट भी आप डेली निकालेंगे तो वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, आगे जो भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या कोई डिजीज होता है उससे भी बचाएगा। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है आज के टाइम पे कि आप कोई फिजिकल एक्टिविटीज करें। फिजियोथेरेपी जो है काइंड ऑफ आपको फिजिकल एक्टिविटीज प्लस एक तरह से क्योर करने में हेल्प करता है। ओके। और इसके लिए एक जरूरी सवाल, एक जरूरी बात ये भी है कि जहां तक हो सके एक एक्सपर्ट के साथ ही किया जाए। बिल्कुल। अपने आप से जी। करने में बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो आप खुद राइट। से ध्यान नहीं रख सकते। नहीं कर पाते। ठीक है। अम, अच्छा, एक चीज अभी तो हमने बहुत बातें करी कि भाई क्या करना चाहिए, क्या कुछ जी। ऐसी एक्सरसाइजेस भी हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए रिकवरी के बाद, जिन्हें सर, हमें अवॉइड ऐसा करना कुछ वो चाहिए। नहीं। जैसे मैंने बताया कि आप जब किसी गाइडेंस के साथ करते हैं तो वहां पे हम बहुत सारी चीजें ये फिगर आउट करते हैं कि इनके लिए क्या जरूरी नहीं है अभी इस टाइम पर। हाँ, हो सकता है वो चीजें या वो एक्सरसाइज आपको बाद में करनी पड़े या आपको कराएंगे हम लोग। तो जरूरी यही हो जाता है कि जब तक आप एक्सपर्ट की गाइडेंस में नहीं आएंगे, आप ये नहीं समझ पाएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। कई बार क्या होता है, हम क्या नहीं करने वाली चीजें ज्यादा कर लेते हैं जो आपको हार्म कर देती हैं। तो ये जरूरी हो जाता है कि आप एक्सपर्ट से ही सजेशन लें। ठीक है। सो कोई ऐसी डे टू डे एक्टिविटीज जो आप कह सकते हैं कि बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, जैसे मान लीजिए कि सीढ़ियां ना चढ़ें, उससे थोड़ा स्ट्रेन हाँ। पड़ेगा, जॉग के लिए ना जाएं, जिम ना जाएं, ऐसी कुछ चीजें हैं जो आप बता सकते हैं कि जिनको जनरली अवॉइड करना सजेस्ट किया जाता है। हाँ, इनिशियली कुछ चीजें हैं जैसे एग्रेसिव एक्सरसाइजेज, जैसे कुछ लोग होते हैं, मैं बेटर हो गया और जैसे मैंने बताया कि आप वॉक, मैं जॉगिंग करने जा रहा हूँ, बट हो सकता है अभी आप उस पे नहीं हो कि आप जॉग कर पाओ। या अगर मान लीजिए कोई सेकंड या थर्ड फ्लोर पर रह रहा है और उसकी स्टेयर्स उसको क्लाइंब करनी है डेली,
तो कोशिश करें कि इनिशियली वो अवॉइड करें, ज्यादा ज्यादा से ज्यादा ना करें, जितना पॉसिबल हो कम से कम करें। और जैसे आपने बताया कि कोई एक्सरसाइज जिम करते हैं, या वो डिपेंड करता है सर पर्सन टू पर्सन। जैसे मैंने बताया, अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, हो सकता है उसकी नीड है, तो वो जो भी फिजियो होंगे या जिनके साथ वो कनेक्टेड होंगे, वो उनको गाइड करते रहेंगे कि आपको क्या सही है क्या नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक सवाल आ रहा है कि सीनियर्स में अक्सर थोड़ी सी हड्डियां कमजोर होने की अ, शिकायत रहती है, प्रॉब्लम रहती है। हम्म। तो क्या उनके लिए भी प्रोनिंग और ये सारी जो एक्सरसाइज आपने बताई है, मान लीजिए किसी को गंभीर ऑस्टियोपोरोसिस है, सिवियर ऑस्टियोपोरोसिस है, तो क्या उनके लिए भी ये सब सेफ है? और उनको प्रोनिंग कराते वक्त क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, प्रोनिंग का जैसे बताया कि एक तो टाइमिंग का बहुत वो रहता है, आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप ज्यादा देर तक कराते हैं, तो हो सकता है वहां हम्म। पर जो एक तरह से प्रेशर सोर्स जो बनते हैं वो बन सकते हैं, तो इसलिए पोजीशनिंग बहुत ध्यान देनी पड़ेगी। ऊपर से जैसे कुछ लोग होते हैं जिनकी बोन्स वीक होती हैं, तो उन केसेस में भी आपको बहुत केयरफुली करना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है, या जो भी वहां पर फिजियोथेरेपिस्ट हैं या जो उनके कनेक्टेड हैं, वो इस चीज को नोटिस करें कि ये मैं कराने के बाद कितनी देर ये इनकी टॉलरेंस है जो मैं करा सकता हूँ। या इनको अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा जो एज है, बहुत ज्यादा वीकनेस है, तो अवॉइड करना ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कोई और कॉम्प्लिकेशंस ना हो, इसके लिए जरूरी है कि ना ही कराएं। ठीक है। अम, तो एक तो ये मैं पूछता कि एल्डरली जो सीनियर है, जिनमें थोड़ी सी हो सकता है ऑस्टियोपोरोसिस या कोई और ऐसे प्रॉब्लम है, तो किन्हीं और पेशेंट्स में भी प्रोनिंग या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, यानी जिन्हें नहीं करनी चाहिए? जैसे कि अस्थमेटिक, जैसे हमने डिस्कस किया, उसमें थोड़ा सा रहता है कि उनको प्रोन पोजीशन लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उनको ब्रेथलेसनेस ज्यादा हो जाती है। तो उन केसेस में हम अवॉइड कर सकते हैं। बाकी एज सच कोई वो नहीं है जिसमें नहीं करा सकते हैं। कोशिश ये रहती है कि कंडीशन जैसे आपने बताया, अभी पूछा, तो उसके अकॉर्डिंग ही, कंडीशन के अकॉर्डिंग ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं कि कितनी देर तक करा सकते हैं। हो सकता है करा सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि बहुत लंबे टाइम तक आप इसको करा पाए। ठीक है। तो आप रिमोट, जब आप किसी पेशेंट के साथ काम करते हैं, तो रिमोटली मैनेज कर पाते हैं कैमरा से देख के, कि आपको उनके साथ ही होना जरूरी होता है? देखिए, कुछ कंडीशन है, जैसे माइल्ड सिम्टम्स जैसे बोलते हैं, या जिनको बहुत कम है, उनको हम रिमोट मॉनिटरिंग प्रोग्राम के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज हम फिजिकल विजिट भी देते हैं। इवन कोविड पेशेंट्स में भी, कोविड पॉजिटिव जो हैं वो लाइक किसी आइसोलेशन सेंटर में हैं या घर पर हैं, उनको हम फिजिकल विजिट भी देते हैं। दोनों तरीके से हम देखते हैं कि जिसकी जैसी नीड होगी उसके हिसाब से हम उसको सर्विस देते हैं सर। ठीक है। अम, अच्छा, एक चीज जो बार बार मैंने आपसे पहले भी पूछा था, बट कुछ दर्शक अभी जुड़े हैं हमारे साथ, तो वो फिर से पूछ रहे हैं, और क्योंकि बार बार पूछ रहे हैं तो मैं जी। सेम सवाल आपसे एक बार पूछता हूँ फिर से। जी, कोई नहीं। ये कोई आ रहा है कि भाई टायर्डनेस बहुत ज्यादा होती है कोविड से रिकवरी के बाद, उसके दौरान तो होती है बट बाद में भी रहती है, तो उसमें जी, कैसे बिल्कुल होती है। फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज हेल्प कर सकती है? देखिए, जैसे पहले भी हमने डिस्कस किया, जो भी टायर्डनेस या फटीग बोलते हैं जिसको, तो उसमें क्या होता है कि जैसे ऑक्सीजन की जो एक परसेंटेज होता है हमारी बॉडी में, वो कम होता है। तो जैसे जैसे आप इम्प्रूव करेंगे, एक्सरसाइजेस करेंगे, एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि आपकी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पूरी जो बॉडी में, वो ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेट करता है, और आपकी मसल्स को, आपके स्ट्रक्चर्स को ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से आपकी जो फटीगनेस है या टायर्डनेस है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। बट हाँ, जरूरी है एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करने से अच्छा रिजल्ट मिलता है, और जल्दी ये चीजें ओवरकम हो जाती हैं। ठीक है। डॉक्टर शर्मा, क्योंकि आप आज हमारे साथ हैं, तो लोग, दर्शक इसका फायदा उठा रहे हैं, और वो कुछ नॉन बिल्कुल। कोविड फिजियोथेरेपी रिलेटेड सवाल भी पूछ रहे हैं, तो क्या वो लेना चाहेंगे बिल्कुल। आप? बिल्कुल। बिल्कुल अच्छा, सर। अच्छा, तो वो कह रहे हैं कि अर्जुन जी पूछ रहे हैं कि मेरे घुटनों में बहुत कट कट टिक टिक की आवाज आती है, जब भी उठता हूँ बैठता हूँ दर्द रहता है, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, ये एक तो इसमें ये देखना होता है कि एज क्या है। दूसरा कि उनकी हिस्ट्री क्या है इस पेन की। अगर मान लीजिए पेन रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, हो सकता है कोई हम्म। उनको उनका कोई इंजरी हुई हो, वो गिर गए हो, या कोई जैसे होता है ना कि कहीं जा रहे हैं तो उनका नी कहीं लग गया हो, तो उस केस में थोड़ा डिफरेंट हो जाते हैं एक्सरसाइज प्रोटोकॉल या एक ट्रीटमेंट अप्रोच।
और कुछ होते हैं जिनको एज के अकॉर्डिंग हम आर्थराइटिस जिसे बोलते हैं हम, जो जिसमें हमारी जॉइंट्स जो होता है, स्पेशली नी जॉइंट जो है, उसकी जो जॉइंट जो बोन्स हैं उनमें ऑस्टियोआर्थराइटिस स्टार्ट हो जाता है, डीजनरेशन जिसे हम बोलते हैं। तो उस केसेस में वो कंडीशन अगर क्रोनिक हो गई है तो वो फिजियोथेरेपी के थ्रू काफी हद तक हम बेटर कर सकते हैं। अगर आपको अभी स्टार्ट हुआ है, लाइक आप कहेंगे कि कुछ कुछ महीने पहले स्टार्ट हुआ है, तो उस केसेस में फिजियोथेरेपी कराने के हो सकता है वो आपको 100% क्योर कर सके उस चीज को। ओके। अच्छा, जी ज्योति, सॉरी, सूर्य पूछ रहे हैं, सर आई हैव शोल्डर लेब्रम टेयर, हाउ कैन आई रिकवर एट जी। होम और विद फिजियोथेरेपी? तो शोल्डर लेब्रम टेयर है उनका। हाँ, ओके ओके। देखिए सूर्य जी, इसमें ये होता है कि वो कब से है और उसमें ग्रेड क्या है। कुछ टीयर ऐसे होते हैं जिनको हम सर्जिकली ही उसको इम्प्रूव कर पाते हैं, बट एक कुछ ग्रेड्स होते हैं जिनको हम जैसे ग्रेड 1 ग्रेड 2 आप कह सकते हैं, तो उनको आप फिजियोथेरेपी के थ्रू आप एक तरह से रिकवरी ला सकते हैं काफी हद तक। तो वो आप अपने नियर बाई जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं या हमारे यहाँ से सर्विस लेना चाहते हैं, तो वो उसमें असेसमेंट करके आपको सब कुछ बता दिया जाएगा, कितना एक टाइम लगता है या क्या क्या मोड ऑफ एक्सरसाइजेज होंगी, किस तरीके से रिकवरी होगी, वो सब देखकर ही बता पाएंगे ज्यादा अच्छे से। ठीक है। और एक सिमिलर क्वेश्चन बैक पेन पे भी है। जी समीर जी पूछ रहे हैं, मेरे को बहुत बैक पेन रहता है, तो इस कमर दर्द से बचने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, या इससे रिकवर ठीक होने के लिए? देखिए, जी कमर दर्द के लिए अगर आपकी एज बहुत यंग या मिडिल एज में है, या आप बहुत जैसे वर्क वर्क फ्रॉम होम चल रहा है या आप कहीं भी वर्क करते हैं, सबसे पहले तो पोस्चर आप ध्यान दीजिए, आप किस तरीके से बैठते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं। ऐसा ना हो, ऐसा कोई बैड पोस्चर आप अपनी डेली उसमें ला रहे हैं जो आपको ये हार्म कर रहा है। दूसरा, आप कुछ फ्लेक्सिबिलिटी अपनी बॉडी की बढ़ाइए, स्पेशली आपके लोअर लिम्ब जो होता है, लेग्स की जो होती है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाइए। और तीसरा, कोई भी एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, अगर आपका वेट ज्यादा है या आपको लग रहा है कि मैं बहुत लेजी हूँ, तो थोड़ा एक्टिविटीज करना स्टार्ट कीजिए धीरे धीरे। जैसे मसल स्ट्रेंथनिंग अच्छी होगी, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होगी और आपका पोस्चर अच्छा होगा, तो डेफिनेटली ये बैक पेन वो हो जाएगा। और इन केस अगर कोई लाइक इंटरनल कुछ इश्यूज हैं, लाइक अगर कोई डिस्क की प्रॉब्लम है या कोई जॉइंट लिगामेंटम प्रॉब्लम है या मसल की प्रॉब्लम है, तो आप जरूर एक फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करें। ठीक है। अच्छा, जी कश्यप जी पूछ रहे हैं कि मेरा फ्रोजन शोल्डर है, मैं क्या कर सकता हूँ? जी। देखिए, फ्रोजन शोल्डर में बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, डिपेंडिंग ऑन एज, सीवियरिटी और इसके ग्रेड्स जो होते हैं। तो बेसिकली आप मोबिलिटी एक्सरसाइजेज आप करते रहिए पूरा टाइम पर, जैसे आपको मॉर्निंग इवनिंग जो भी आपको सूट करता है। उसके अलावा पूरे जॉइंट, अगर आपको स्टार्ट हुआ है, पेन है, सिर्फ पेन हम्म, है और आपकी रेंज कंप्लीट है, लाइक आप पूरा शोल्डर उठा पा रहे हैं, तो इसको मेंटेन रखिए रेंज को। और अगर उसके अलावा आपकी ऐसा है कि आपकी रेंज बहुत कम हो गई है, तो आप जरूर एक स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें, फिजियोथेरेपिस्ट से। वो आपको ज्यादा अच्छे से गाइड कर पाएंगे फिजिकली। ठीक है। नेक्स्ट, सिमरन पूछ रही हैं कि मेरे को स्पॉन्डिलाइटिस पेन है, तो उसमें ओके। क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए? एक्सरसाइजेज बहुत होती हैं सिमरन जी। आप सबसे पहले तो जैसे मैंने उनको भी बताया, सूर्या जी जो पूछे थे बैक पेन का, तो एक तो पोस्चर आप मेंटेन करें। अगर आप हाउस वाइफ हैं या घर पे आप काम करते हैं, तो आप किचन में बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग हो सकता है करते हो, या बैठ के कुछ चॉपिंग या कुछ करते हो, तो उसको एक तो ब्रेक करके करें, और हो सके तो अवॉइड करें, पोस्चर मेंटेन रखें। दूसरा, आपका जो वर्क पोस्चर जो होता है उसको मेंटेन रखें। हम्म, तीसरा, आप अपनी जो शोल्डर्स की जो नेक की मसल्स होती हैं, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएं। और अपना जो पोस्चर होता है उसको ऑब्जर्व करके ये देखें कि कहाँ से आप बेटर कर सकते हैं। मान लीजिए फॉरवर्ड हेड पोस्चर है, जिसमें आपको ऐसे काम करना आप कर रहे हैं या ऐसे हो गया है, तो उसको नॉर्मल करने की कोशिश करें। और जैसे मैंने पहले बताया, डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी आपको एक स्पेशलिस्ट से जरूर कंसल्ट करना होगा। ऐसा ना हो कि आप कुछ कर रहे हैं और वो कुछ और गलत हो जाए। ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच डॉक्टर शर्मा, हमने और भी बहुत सारे वेलकम सर। सवाल ले लिए। ठीक है। तो ठीक है सर। बाकी अगर हमारे दर्शकों में से किसी को भी डॉक्टर शर्मा से और कांटेक्ट करना हो, तो वो अंतारा की वेबसाइट पे जाके अपने जी आप बिल्कुल, उनसे अंतारा में आप connect- कनेक्ट कर। बिल्कुल। ठीक ठीक। है, थैंक यू वेरी मच। थैंक नमस्कार। थैंक यू। नमस्ते।